प्रश्न क्रमांक 11, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्यवस्था कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। मतलब दोहरे परिसंचरण की हमें यहाँ पे व्याख्या करना है कि जो मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है और यह क्यों आवश्यक होता है। तो हमने जब परिवहन देखा था तो उस परिवहन में देखा था कि हमारे शरीर में जो हृदय होता है इस प्रकार से ये 4 कक्षकों का होता है। इसमें 2 क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से यह 2 क्या होते हैं, इसमें नीलय होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो हृदय की हम बात कर रहे हैं, इस हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र को यह परफॉर्म करता है। देखिए ये डायग्राम कुछ अच्छा नहीं बना, इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको ऐसे ही बना देता हूं, ठीक है, काफी फेमस भी है। ठीक, यहां से यू कर देता हूं और ये 2 अपने ये क्या हो गया, ये दाया आलिंद हो गया, ये दाया नीलय हो गया, ये बाया आलिंद हो गया और ये बाया नीलय हो गया। इसके बीच में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। तो यहां से जो रुधिर है सबसे पहले शरीर के एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग से कहां पे आता है, इस आलिंद में आता है, और इस आलिंद से यह कहा जाता है, इस नीलय में जाता है, बाह्य नीलय में, और बाह्य नीलय से यहां से यह कहा जाता है फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में हमें मालूम है कि फेफड़े इस प्रकार से यहाँ पे संख्या में 2 फेफड़े है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद यह ऑक्सीजनेट होता है और यही से यह क्या होता है, पुनः यह वापस आके कहा जाता है इस बाह्य आलिंद में जाता है। बाह्य आलिंद से यह फिर बाह्य नीलय में जाता है और यहां से फिर शरीर के विभिन्न भागों में यह पहुंचा दिया जाता है। तो देखिए यहां से ये चीज हो रही है, ये क्या है, हमारे फेफड़े है। अब यहां से ये क्या है, राइट आरिकिल, ये लेफ्ट आरिकिल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, शरीर के विभिन्न भागों से एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा के द्वारा यहाँ पे रुधिर आ रहा है। इस रुधिर जो कि डीऑक्सीजनेट है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, विऑक्सीजनित रुधिर है। यह विऑक्सीजनित रुधिर कहां आता है, दाएं आलिंद से दाएं नीलय में, और दाएं नीलय में संकुचन होता है तो यह फेफड़ों में जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, या पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अंदर जाता है और पल्मोनरी वेन्स के द्वारा बाहर आता है। यहाँ पे उल्टा रहता है, यहाँ वेन्स में विऑक्सीजनेट रुधिर है, जबकि जनरली जो आर्टरी होती है या जिसको हम धमनी कहते हैं, इसमें शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनित रुधिर बहता है पूरे बॉडी में, और जो सीरा होती है उसमें विऑक्सीजनित रुधिर बहता है। यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे जो इसको जो रुधिर ले जाती है जो कि विऑक्सीजनित होता है, यह आर्टरी होती है, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और यहाँ पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो ऑक्सीजनित हो जाता है रुधिर, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड होके, यह लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है और वहां से लेफ्ट आरिकल में आता है, लेफ्ट आरिकल से यह लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के विभिन्न भागों में बांट देता है। तो उसकी यह व्यवस्था के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त पूरे कंप्लीटली अलग होता है, और एक साइकिल में यह रुधिर 2 बार आता है, एक तो अशुद्ध रक्त आ रहा है और एक में शुद्ध रक्त आ रहा है। तो यह इस वाल्व के या इस बोल सकते हैं कि आलिंद निलय में जिस प्रकार से संकुचन क्रमांकुचन होता है, एक के बाद एक लयबद्ध, यह जिसको हम हार्ट बीट भी कहते हैं, स्पंदन कहते हैं, इसके द्वारा रुधिर पूरे शरीर में परिवहन होता है। तो अब ये कोशिका तक पहुंचता है तो शुद्ध रक्त में पूर्ण क्या होती है, यह ऑक्सीजनित रुधिर होता है, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होने में यह व्यवस्था जो होती है वह सहायता करती है। क्योंकि यदि यह मिक्सिंग होती है रुधिर की, जिसमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर रहता है, तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन शायद सप्लाई नहीं हो पाती। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, मनुष्य के प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर आता है, हमने बता ही दिया।
इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस क्रिया में एक बार ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों में आता है, ठीक है, यहाँ पे फेफड़ों से हृदय में आता है, तो दूसरी अनऑक्सीजनित रक्त जो होता है विभिन्न भागों से हृदय में आता है, एक बार फेफड़ों से और एक बार विभिन्न भागों से आता है। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजनेट एवं विऑक्सीजनेट रुधिर को मिलने से रोकने में सहायक होता है, जिससे कि उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है। उच्च ऊर्जा क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीकरण जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। देखिए, हमने चर्चा की थी कि पौधों में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों या परिवहन का जो काम करते हैं, जिसको कि हम सहवहन बंडल या सहवहन ऊतक कहते हैं, यह जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, जिसको कि हम जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। और यह विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे यहाँ पे हम जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है, जो जड़ों से विभिन्न प्रकार के खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करके पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। वही फ्लोएम जो होता है, पत्तियों में जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, यह पौधों के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करता है। तो इस प्रकार यह इसके काम हो गए। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, जाइलम पादपों के जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है, इस रक्तचाप के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो रक्तचाप, या जिसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, रक्तचाप, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बीपी, यानी बीपी, ब्लड प्रेशर। यह ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमने ये डिस्कस कर ली कि जो हृदय होता है वो हमारा एक केंद्रीय पंपिंग आर्गन होता है, सेंट्रल पंपिंग आर्गन या केंद्रीय पंपिंग आर्गन या अंग होता है। इसका प्रमुख काम क्या होता है, पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। अब इसमें हमें पता है कि क्या होता है, इस हृदय में दो तालिन होते हैं और दो क्या होते हैं, नीलय होते हैं। इस प्रकार से रुधिर इसमें आता है, फिर यहां से इसमें जाता है और यहां से फेफड़ों में जाता है, और इस प्रकार से इसका एक सर्कुलेशन रहता है। तो इसमें क्या होता है, संकुचन तथा प्रसारण होता है। और यह कैसे होता है, यह क्रमांकुचन होता है, मतलब पहले इसमें संकुचन होगा, फिर इसमें संकुचन होगा, तो इसमें रिलैक्सेशन होगा, फिर यहां से ये फेफड़ों में आता है, फेफड़ों से आने के बाद यह इस आलिन में आता है, इस आलिन में संकुचन होता है और इसमें रिलैक्सेशन होता है, और फिर यहाँ पे संकुचन होना है तो यहां से वाल्वों से यहाँ पे रुधिर आता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो रुधिर यहां से जो जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, महाधमनी। महाधमनी, इस महाधमनी पे इस नीलय के सिस्टोल, या जिसको हम संकुचन कहते हैं, इस संकुचन से ब्लड क्या होता है, इस प्रेशर के साथ में आगे बढ़ता है। धमनी का में धमनी आगे देखो, हमारा रुधिर कैसे होता है, पहले महाधमनी में जाता है, महाधमनी से यह धमनी में जाता है, धमनी से यह धमनिकाओं में जाता है, धमनिकाओं में जाता है, फिर ये धमनी केशिकाओं में जाता है, धमनी केशिका, ठीक। अब यहां से यह धमनी केशिका से कहां में जाएगा, सीरा केशिका, सीरा केशिका से कहां आएगा, यह
सीरिकाओ, सीरिकाए, हम इसको क्या बोल सकते हैं, सीरिकाए, सीरिकाए में आएगा। फिर सीरिकाओ से कहा आएगा, यह सीरा में आएगा। और सीरा से कहा आएगा, यह महासीरा में आएगा, महासीरा। तो इस प्रकार यहां पे रुधिर महाधमनिका से इस प्रकार से बहता हुआ, तो यहां पे क्या होता है, इतना लंबा इसको ट्रेवल करना होता है। तो यह इस पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो ये जो देखो, ये राइट आरिकल्स होता है, ये राइट वेंट्रिकल्स होता है, ये लेफ्ट आरिकल्स होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स या इसको हम निलय बोलते हैं। ये दाया आलिन, ये दाया निलय, ये बाया आलिंद और ये बाया निलय। तो यहाँ पे रुधिर के इस भाग से, मतलब कि बाएं वाले निलय में जो संकुचन होता है, इस संकुचन से रुधिर एकदम से इस धमनी में प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है। तो इन पे एक प्रेशर बनता है, इन नलिकाओं पर क्या बनता है, ये दबाव बनता है, क्योंकि यहाँ से संकुचन के साथ एकदम तेज दबाव के साथ में यह बाहर निकलता है। और यह बहते हुए फिर यहाँ पे जब यह वापस आता है, तो यहाँ पे यह प्रसारण के साथ में, मतलब जब इसमें प्रसारण होता है तो यह रुधिर इसमें वापस आता है। तो दो स्थिति होती है, एक संकुचन यहाँ पे, और यहाँ पे रुधिर वापस आता है प्रसारण के साथ में, क्योंकि यहाँ पे प्रसारण होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है और यहां से रुधिर वापस आता है। तो यहाँ पे दो पोजीशन होती है, एक को बोलते हैं सिस्टोल और एक को बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल और यहां पे होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, यह संकुचन के साथ में होता है, और यहां क्या होता है, प्रसारण। ये दो स्थिति। तो इसके साथ में यहां इस नलिकाओं पे या रुधिर के दबाव, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हृदय का रक्त नलिका पर डाला गया दबाव ही, इसको हम ब्लड प्रेशर या रुधिर दबाव कहते हैं। रक्त के नलिकाओं पर जो दबाव होता है, यह एक सामान्य आदमी पे 120 mm Hg ये होता है सिस्टोल स्थिति में। जब दबाव बनता है अब की 80 mm Hg ये होता है डायस्टोल। तो यह दो स्थिति में एक सामान्य पुरुष में इसका जो होता है रक्त का दबाव होना चाहिए। अभी यह रक्त दबाव किसी कारणवश कम या ज्यादा हो सकता है। कभी मान लो कि कोई बीमारी आ गई या कोई शरीर का भाग इन्फेक्टेड हो गया या शरीर में किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो यह रक्त दबाव कम हो सकता है। ब्लड शुगर या जिसमें शुगर हो या कोई अनुवांशिक बीमारी हो, तो उस समय यह रक्त का दबाव कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक सामान्य आदमी में 120 mm Hg से 80 mm Hg होता है। Hg मतलब इसके लिए एक पोल होता है, जो आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या काम करता है, आपका बीपी चेक करता है। तो ये मशीन लगभग सभी ने देखी होगी, क्योंकि पहला काम ही होता है कि डॉक्टर के पास जाता है तो स्टेग्नोमीटर निकालता है और उसके साथ में यह रुधिर नापता है।